और आपको बता दें हमारे साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। और आपके बारे में मैं सर अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि सूचना तंत्र पर बहुत बारीकी से आप अपनी नजरें जो हैं एक तरीके से कहना चाहिए गड़ाए हुए, ये आपकी नजर लगातार बनी रहती है। कोई भी खबर, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना और कोई भी जानकारी इनकी नजर से छूटती नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, बहुत निष्पक्ष भाव से, जी हाँ, बहुत निष्पक्ष भाव से सर मॉनिटरिंग करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है, और सवाल मेरा बहुत बेसिक सवाल है कि अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो बीते दिनों में, बीते महीनों में या बीते एक साल में आप भारत की छवि और साथ ही भारत के आत्मबल में क्या कोई बदलाव देखते हैं? निश्चित रूप से बदलाव देखते हैं, सकारात्मक बदलाव देखते हैं। मोदी जी के पहले 5 साल में भारत ने एक नई ऊंचाई छू ली और उसके बाद अब ये दूसरी दफा जब विजय हुआ तो दुनिया भर में एक संदेश आ गया कि अब भारत तरक्की के रास्ते पर और आगे बढ़ेगा। और पिछले एक साल में जिस तरह से ताबड़तोड़ निर्णय हुए, सीएए हो, जिस तरह से 35A हो, ट्रिपल तलाक हो, जिस तरह से बैंकों का मर्जर हो, जिस तरह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में निर्णय किए गए, खेती के लिए निर्णय किए गए, वो सब सराहनीय भी है और महत्वपूर्ण थे। और श्री राम मंदिर का निर्माण भी इसी दरमियान प्रशस्त हुआ, वो प्रत्यक्ष काम भी शुरू हो गया। तो मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो भारत की साख बढ़ी है सभी दुनिया के देशों में, और अभी दुनिया के देश भारत को कहने लगे कि G7 नहीं, G10 करो, लेकिन भारत को लेना ही है। तो यहां तक हम पहुंचे हैं। यहाँ तो हम पहुंचे हैं और बहुत मेहनत के बाद पहुंचे हैं, बहुत संघर्ष के बाद पहुंचे हैं। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है, जीवन का ढंग बदल गया है, काम करने का तरीका बदल गया है, सरकार चलाने का तरीका बदल गया है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अगर यही कॉन्क्लेव हम कोरोना काल से पहले कर रहे होते तो मैं और आप एक साथ बैठे हुए होते और एक ही मंच पर होते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर सर और मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से इस वक्त कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ आपने किस तरह से अडेप्ट किया है, क्योंकि सरकार ने अपने कामकाज का जो तरीका है उसको बदला है, आपने कैसे खुद को अडेप्ट किया इस बदलाव के लिए? मैं तो मानता हूं कि कम से कम एक सौभाग्य है कि अभी ये तकनीक विकसित हुआ है, तो इसलिए लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तो ये भी टेक्नोलॉजी है कि आप अगर चाहोगी तो एक ही मंच पर हम दोनों बैठे हैं और एक्चुअली अभी अलग अलग बैठे हैं, लेकिन वहां एक जगह दिखते हैं और बोलते हैं। तो ये अब कोई ये नहीं रहा, आश्चर्य नहीं रहा। लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी एक नई बात है जो वास्तव में हम देख कर रहे हैं, ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का डर लेने की जरूरत नहीं है। कोविड में सावधानी बरतनी है कि 2 गज की दूरी बनाए रखो, हाथ धोते रहो और उसके साथ साथ मास्क पहनो। जब मॉब में हो, लोगों के साथ हो तो मास्क पहनो। ये सीधे नियम है, वो अगर पालन करेंगे तो कोविड से, कोरोना से डरने का कोई कारण नहीं है। सर आप आईएनबी मिनिस्टर हैं, फेक न्यूज को आपने बहुत क्लोजली, बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी किया है, आपने प्रयास किया है। उसी प्रयास के सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फेक न्यूज को लेकर अब आपकी क्या राय है, आपके मंत्रालय की क्या सोच है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप? ऐसा है, मैंने ये महसूस किया और हमारी टीम ने महसूस किया कि एक जानबूझकर साजिश के तहत अभी ये कोरोना काल में जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है फेक न्यूज के रूप में कि जिससे समाज विचलित हो, यही मंशा है। और ये जब ध्यान में आया तो हमने फैक्ट चेक यूनिट शुरू किया। हमारे यहाँ EMMC एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम सभी चैनल्स को लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो कहीं भी अगर गलत न्यूज दिखाई जा रही है, ओवर सेंसेशनलाइजेशन हो रहा है, सारे समाचार पत्र हमारे यहाँ देखने की व्यवस्था है, उसमें अगर कोई गलत खबर है
या सोशल मीडिया को भी ट्रैक करते रहते हैं, ताकि कोई अलग ट्वीट विचित्र तरीके से करे, उकसाने वाला ट्वीट करे, गलत फहमी वाला ट्वीट करे, तो उसके खिलाफ हमने तय किया कि सच्चाई लोगों के सामने लानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई से बड़ा हथियार कुछ नहीं है। और इसलिए एक महिला ने 5 बच्चों को फेंक दिया नदी में, इस तरह से जो न्यूज थी, क्योंकि भूख, लेकिन प्रत्यक्ष घर में उसका खाना बना हुआ था, पति पत्नी के झगड़े में वो चली गई, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंस घटा, लेकिन ये फैक्ट नहीं थी कि भूख के कारण वो हुआ। तो ये जो इस तरह की अफवाहें फैलाती है, या ऐसे अनेक, हमने रोज 1, 4, 5 ऐसे फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं। अब पीआईबी का फेक, ये सिक्के को एक ब्रांड वैल्यू मिल गई है, और अगर पीआईबी ने कहा फेक तो सचमुच में फेक है, ये लोग मानते हैं। और इसलिए ये झूठ से लोगों को दूर रख के सच्चाई के हथियार से झूठ का पराजय करते हैं हम। तो सच्चाई के हथियार से झूठ की पराजय की बात सर आप यहाँ पर कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भी हैं सर, कई सारे पोर्टफोलियोज आप एक साथ होल्ड करते हैं। कुछ दिन पहले बहुत ही दुखद खबर आई, आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। खबर केरल से थी, एक गर्भवती हथनी को किस तरह से फल के अंदर पटाखे खिला दिए गए। बहुत ही हृदय विदारक था वो। और ये देखते हुए कि एनवायरनमेंट डे से कुछ ही दिन पहले, पर्यावरण दिवस से कुछ ही दिन पहले ये सब कुछ किया गया, उसके बाद जी न्यूज ने सर इस पर मुहिम चलाई। हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी ने उस गर्भवती हथनी जो थी उसको नाम भी दिया, विनायकी उसे नाम दिया गया। उस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत जरूरी है लोगों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि इस तरह से पटाखों का फल खिलाना ये कोई भारतीय संस्कृति तो है नहीं। और एक मैं बताना चाहता हूं कि तफ्तीश केवल चल नहीं रही है, ऑलरेडी एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, और उसको बताने वाले मालिक अभी इधर उधर कहीं गए हैं, लेकिन उनको भी गिरफ्त में वो आएंगे, ये निश्चित है। तो ये नहीं होना चाहिए, इतनी दुष्टता भारत की संस्कृति नहीं है। हाँ, एक प्रश्न जरूर है, महत्वपूर्ण है, कि प्राणी जंगल से बाहर आते और किसान के खेती का उससे नुकसान होता है। ये एक वास्तविक समस्या है, जिसके लिए उपाय हमने सोचा है कि जंगल में ही पानी और खाद्यान्न की ऐसी भरमार हो, फॉडर भी मिले, पानी भी मिले, तो आमतौर पर जंगल से बाहर प्राणी नहीं निकलेंगे। प्राणियों की बहुतायत ये भी एक मुद्दा है, इसलिए ये मुद्दे ज्यादातर कॉरिडोर में, जहां हाथियों की झुंड जाती है, जहां बाघों का ट्रैक होता है, जहां प्राणियों का ट्रैक होता है, वही ये मुद्दे होते हैं, और उसके लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं। हम मानते हैं कि सब तरीके से उपाय करें, लेकिन जो तरीका केरल में हुआ वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो वन विभाग को अगर बताते कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो हाथी को वापस जंगल में भेजने की एक प्रोसेस है हमारे यहाँ, वो करते हैं वन के अधिकारी, तो वहां बताने की जरूरत। सर, हमने देखा कि आपने जांच के नाम पर बताया कि कैसे गिरफ्तारी हुई है, लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस तरह से इस पूरे मामले को एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, हमने ये भी देखा कि इस पूरे मामले को मल्लापुरम वर्सेस पलक्कड़ बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जी न्यूज पर हम ये मानते हैं कि जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, घिनौनी हरकतें करते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन क्या इस तरह की बातों की, इस तरह की पॉलिटिक्स की गुंजाइश रहती है, खासतौर पर जब इतनी दुखद घटना? ऐसी चीजों को मानता भी नहीं, और मेरी धारणा सीधी है कि जिस तरह से अमानवीय बोलेंगे, ऐसा काम किया है, उसकी सजा होनी चाहिए। और एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उसी को पालन करना चाहिए। और हम मूलभूत उपाय भी कर रहे हैं। हमें एक समझना है कि हाथी और मनुष्य के संघर्ष में 500 मनुष्यों की जान हर साल जाती है, ये भी उसका बहुत दुखद पहलू है। तो ये मसला गंभीरता से और सभी प्रकार से उसको सुलझाने की लगातार हमारी कोशिश है, और उसमें और लोगों का भी सहभाग चाहिए।
जी, आप सब लोगों के सहयोग की बात कर रहे हैं सर। हमने देखा कोरोना संकट में, कोरोना काल में मोदी सरकार ने काफी मेहनत की और खुद प्रधानमंत्री मोदी जितनी कई बार राष्ट्र के सामने आए, उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया कि कोरोना संकट में भी बहुत सारे अवसर हैं। और जब बात हम हिंदुस्तान की करते हैं, और हमारी और आपकी तो विदेश में कई बार मुलाकात भी हुई है, दुनिया भर में हिंदुस्तान को जुगाड़ के लिए जाना भी जाता है। यहाँ पर अपने दर्शकों के बेनिफिट के लिए बता देती हूँ, उनके लाभ के लिए बता देती हूँ कि एक वक्त था, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया, जीरो, जी हाँ, शून्य पीपीई किट्स और N95 मास्क बनाते थे हम, यानी नहीं बनाते थे। और आज की तारीख में 600 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और भारत में हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स और N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। और साथ ही सर, हमारे दर्शकों को यह तथ्य जानकर भी हैरानी हो सकती है, पता नहीं कितने लोगों को यह बात पता होगी कि चीन से जो टेस्टिंग स्वैब आता था, वो चीन से हिंदुस्तान 1/10 कीमत पर बना रहा है। तो ये जो एंटी चाइना सेंटीमेंट एक तरफ दुनिया में है, हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है, हमारे पास चीप लेबर है, हमारे पास हर तरफ से पोर्ट कनेक्टिविटी है, स्किल्ड लेबर है, मैन पावर है। आपको लगता है कि जो चाइना के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है, या चीन को जो लगता है हमारी प्रतिस्पर्धा है, एक्चुअली वो हिंदुस्तान सही मायने में चीन को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर रिप्लेस करने की वो काबिलियत रखता है, ये देखते हुए जो फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए? मोदी जी ने पहले दिन से कहा है कि भारत किसी चीज में कमी नहीं है, केवल कमी है कि हम शोध नहीं करते, इनोवेशन में हम पीछे हैं। इनोवेशन होना जरूरी है और इनोवेशन कर सकने वाले बहुत नौजवान हैं, इसलिए इनोवेशन को प्राथमिकता देने वाले हैकाथॉन जैसे उपकरण भी शुरू किए, इंक्यूबेशन सेंटर्स भी शुरू किए, विभिन्न रिसर्च सेंटर में युवाओं को वहां भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, उनकी कल्पना को पंख लगाने का काम भी शुरू हुआ। तो इस तरह से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना यह हमारा काम है और उसी से हम प्रतिस्पर्धा किसी से कर सकते हैं। ये केवल बोलने का और नारेबाजी का खेल नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर दिखाने का खेल है। जैसे हमारे लोगों ने चैलेंज लेकर, आपने जो कहा वो सही है कि N95 मास्क हो, पीपीई हो, वेंटिलेटर्स हो, स्वैप की स्टिक हो, सब कुछ यहाँ बनाने लगे लोग। वैसे ही बाकी वस्तु भी जो आज जितनी भी चीजें आज इंपोर्ट हो रही है, और भारत में जब मोदी जी आए तो 2 मोबाइल की फैक्ट्री थी, आज 124 बनी और दुनिया का 2 नंबर का देश बना। चीन पहला है और भारत दूसरा है जहां मोबाइल बनते हैं। धीरे धीरे हम नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। तो ये एक दिशा में जाने की कोशिश है और उसमें लगातार काम करके रहकर ही विजय प्राप्त होगा। हम चाइना के बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं सर, आप जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त क्या चल रहा है, जो टेंशन्स हैं उसके पीछे आपको क्या लगता है? आपके पास इतना लंबा राजनीतिक अनुभव और आप तमाम मुल्कों से डील भी करते आए हैं, इसके पीछे वजह क्या लग रही है आपको? मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव मुझे ये बताता है कि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ, देशों के साथ जो भी कोई घटना अगर हो रही है तो उस पर मीडिया में न बोले, ये मुझे निश्चित मालूम है। और एक मालूम है, जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं जी, तो आत्मनिर्भर भारत किसी देश के विरोध नहीं है। आत्मनिर्भर भारत माने दुनिया पर हमारा परावलंबित्व जो है वो कम करना, हमारे इंपोर्ट्स को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। हम विदेश व्यापार से, विश्व व्यापार से अलग नहीं हो रहे। हम स्वावलंबी का मतलब ये नहीं हो रहे कि हम किसी से कुछ लेंगे नहीं और किसी को कुछ देंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो इंपोर्ट कम करना, एक्सपोर्ट ज्यादा करना, यही हमारा मकसद है, वही आत्मनिर्भर भारत का मंत्र है। और ये जो लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी को एक तरह तय करना पड़ेगा कि लॉकडाउन किया तब उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन क्यों किया। अब लॉकडाउन उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि क्यों उठा रहे हैं, तो करे क्या? तो इसलिए उनका कोई खुद का विचार नहीं है। मोदी जो करेंगे उसका विरोध करना, और उन्होंने एक दिन कहा कि अपोजिशन का काम है अपोज करना, तो यही उनकी भूमिका है।
और इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नकारात्मक राजनीति है, ये हताश और निराश राजनीति का प्रकटीकरण है, और इसमें सारे ऐसे लोग जो मोदी को पॉलिटिकली हरा नहीं सके, वो किसी न किसी मुद्दे पर मोदी जी को घेरना चाहते, यही उनकी राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री ने जो जान और जहान की बात की थी, मैं उसी बैलेंस पर वापस लौट रही हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान जो है, ये तमाम मैं इंटरनेशनल एजेंसीज की भी बात कर रही हूँ, वो लगातार कम हो रहा है। आईएमएफ की अगर मैं बात करूँ तो उसका ताजा अनुमान ये कहता है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 2020-21 में 1.9% यानी 1.9% रहेगी। वहीं कुछ एजेंसीज रिसेशन, आर्थिक मंदी की बात कर रही हैं। बेरोजगारी का संकट आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि सरकार उसे लेकर बहुत सीरियस है, गंभीरता से डील कर रही है, और ये और गहराएगा। जबकि प्राइवेट थिंक टैंक तो ये भी कह रहा है कि करीब 2.5 करोड़ नौकरियों पर लॉकडाउन का असर पड़ा है, और सबसे ज्यादा असर युवाओं पर है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, कहती है कि गांव में इस वक्त करीब 8 करोड़ नौकरियों की जरूरत है। सिर्फ मनरेगा जैसी स्कीम स्थायी तौर पर इस समस्या को हल करने में काफी नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं, इस दिशा में सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है? पहले तो हमें समझना चाहिए कि पूरे दुनिया पर प्रभाव है। अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों की ग्रोथ रेट तो निगेटिव रहेगी, ये भी इन्हीं सभी संस्थाओं ने बताया है। भारत पर भी इसका परिणाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो परिणाम के लिए हम तैयार कितने हैं, ये मुद्दा है। और इसलिए मैंने देखा है कि आज एक मजबूत तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, और हम जैसे हमने देखा कि हमारी 80-85% बिजली की मांग वापस आई है, और पेट्रोल और डीजल की, क्रूड ऑयल की भी यानी मांग लगभग वापस आई है, 80% से ज्यादा हो गया है। तो ये अभी एक सप्ताह में जब और खुल जाएगा, तब ये पता चलेगा कि पूरी मांग फिर से रिस्टोर हुई है। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, और इसके सहारे समझता है कि देश की गतिविधियां चल रही है, बंद नहीं पड़ी है। जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला सर। इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव, इस मंच पर आप आए और आपने अपनी बात रखी सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत धन्यवाद। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.